हेलो है जी, मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका सिंह स्टूडियो पीएस से और वादे के अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको बोला था, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आपके लव कोच राहुल माकिन से। तो स्टूडियो पीएस आ गया है एक रेडियो स्टेशन पे, फीवर 104 एफएम पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे जानना था कि आरजे बनते कैसे हैं। तो अगर आपको जानना है तो देखते रहिए और चलते हैं जल्दी जल्दी स्टूडियो। फीवर 104 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार का पंचनामा राहुल माकिन के साथ। फीवर 104 एफएम पर आप हैं जी आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ और आज हम दोनों को फुर्सत है। सर, आप मुझे सिखा रहे हो? ओह आई फॉरगॉट, मुझे तो आज आपको सिखाना था कि रेडियो जॉकिंग कैसे की जाती है। ओके, सो प्रियंका, सबसे पहला जो उसूल है, इस माइक को अपना बॉयफ्रेंड समझो, ठीक है? तो हाँ, बस इससे शादी कर लो, ठीक है? तो समझिए कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपका फियांसे है, आपका हस्बैंड है और इसी तरह इससे आशिकी करनी है और बस शुरू हो जाइए। सो आप ही के वाले गुरुदेव शेर से शुरू करती हूँ। आज हम दोनों को फुर्सत है। ना मजा नहीं आ रहा। अच्छा। फील थोड़ी और फील अंदर से, प्यार दिल से। हाँ, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। ना देखो यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। अब तो नहीं होगा शो। ओके। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे। सो राहुल माकिन इज हियर एट स्टूडियो पीएस एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और आप देख ही सकते हो, मैं यहाँ पे रेडियो की क्लास ले रही हूँ कि एक आरजे कैसे बनते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लव शो हो, लव कोच की बात हो, राहुल माकिन का नाम ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इतनी मैं एक्साइटेड रहती हूँ जब आपका शो आना होता है कि मुझे शेरो शायरी सुनने को मिलेगी। तो ये कहाँ से आती है शायरी? आप खुद लिखते हैं, बनाते हैं, इंटरनेट से सर्च करते हैं, या कुछ राज? ये सब कुछ है जो आपने बताया ना, जितनी चीजें बोली हैं वो सब कुछ है। तो थोड़ी बहुत मैं खुद भी बनाता हूँ, थोड़ी बहुत हमारे जो इतने अच्छे दोस्त शायर लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो मैं उनकी शायरी भी यहाँ पढ़ता हूँ ताकि वो भी फेमस हो जाएं। पूरा दिल्ली एनसीआर और 7 स्टेट्स और हैं जहाँ ये शो चलता है, तो वहाँ सब जगह उनका नाम आता है, तो उन्हें भी खुशी मिलती है। और थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी, और हाँ, थोड़ी बहुत अपनी जात भी है। अच्छा, ओके, तो गुड। हाँ, तो अच्छा, अब रेडियो जॉकी की बात हुई है, तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ तक मैं रिसर्च करके आई हूँ कि आप जम्मू से हैं। रिसर्च भी की है? हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत। तो आप जम्मू से हैं और आप एमए कर रहे थे, कर चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद आपने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया और आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। सो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानना है कि कोई कुछ रिग्रेट है वो छोड़ने का, या फिर क्या था वो फेज आपकी लाइफ का? देखिए प्रियंका, ऐसा होता है ना कि अगर आप 10वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दे, 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दे, ये ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बीच में छोड़ दे, तो भी आपको हल्का सा रिग्रेट होता है कि यार ये पढ़ाई मैंने क्यों छोड़ दी। पर पीएचडी अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको जिंदगी में रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आधी ज्यादा पढ़ाई कर चुके होते हैं। पीएचडी इज लाइक द फाइनल थिंग। तो मुझे इतना रिग्रेट है नहीं, बिकॉज सब कुछ तो पढ़ चुका था। पीएचडी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो नहीं हुआ ना सही, क्योंकि फिर 6-7 साल और लग जाते, और अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होते तो 7 साल बाद कर रहे होते, तब तक मेरे बाल पूरे सफेद हो चुके होते, तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो अच्छा किया, छोड़ दिया बीच में। वेल, द थिंग वाज कि मैं साथ में अपनी पढ़ाई कर रहा था, पीएचडी की साथ में मैं जॉब भी कर रहा था, जो मेरा पहला जॉब था। AIR तब मैंने शुरू किया था जब मैं अपने कॉलेज में था। तो वो मैं
अपने एक्सपीरियंस में नहीं गिनता हूँ बिकॉज वो पार्ट टाइम करता था मैं, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो उससे मैं अपने एक्सपीरियंस में नहीं काउंट करता हूँ क्योंकि वो हफ्ते में 1 बार जाता था, कभी महीने में 2 बार जाता था, सो वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे आप लोग आजकल इंटर्नशिप कहते हैं, समझ लीजिए वही एग्जैक्टली, हाँ जी। तो बट उसके पैसे मिलते थे, तो 200 कुछ रुपए थे मुझे, मैंने द फर्स्ट सैलरी वाज 200 रुपीज, दैट वाज टू ऑन अ चेक, तो उस वजह से मुझे अपना पहला बैंक का खाता खोलना पड़ा था। 1000 रुपीज पहले जमा करे और तब वो 200 कुछ का आपको चेक मिला। सो इंटरेस्टिंग। सो आपको रिग्रेट तो नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया। हाँ, रिग्रेट नहीं है इन अ वे बिकॉज मैं अपना वो 6-7 साल जो एक्सपीरियंस है रेडियो का मैंने अर्जित किया, और विच इन अ वे एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। तो हल्का सा हाँ रिग्रेट कभी कभी होता है कि जब मैं कोई ऐसा शख्स देखता हूँ जो पीएचडी कर चुका है इंग्लिश लिटरेचर में और जिसकी नॉलेज लिटरेचर में मुझसे ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार कर लेनी चाहिए थी, पर इतना नहीं होता है। नहीं होता होगा, मैं बता देती हूँ क्यों नहीं होता होगा। एक तो आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, और भी बेस्ट आरजेस के आपने लगातार अवार्ड्स जीते हैं, और फीमेल फैन फॉलोइंग्स आपकी इतनी, मतलब फैंस तो आपकी ऐसे हैं कि भर भर के, टोकरे भर भर के। और स्पेशली मैं बता दूं मैंने कैमरा एंगल क्यों रखा है इसके पीछे स्टोरी है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि प्रियंका अगर ये शो करने वाली ना तो सर का डिम्पल जरूर दिखना चाहिए। तो सर शाय फील करते हो? मैंने सुना है बहुत शाय। आई एम वेरी शाय, वेरी शाय। मैं मतलब कैमरा से इतना शाय नहीं हूँ जितना मैं लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स से शाय हूँ। तो हाँ बहुत, वे देखिए मेरी गाल ऐसे लाल हो गए। सो लव कोच, जैसे अब लव का कहीं नाम आता है तो राहुल माकिन का नाम आता है, तो मैं जानना चाहूंगी आपने जैसे शुरुआत की तो आपके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कि एक हम लोग देख लेते हैं कि एक आरजे है, फेमस है, शोज कर रहे हैं और यार माइक के आगे बस बोलना ही तो है, ऐसे पकड़ के कुछ भी बोल दो। लोगों की माइंडसेट ये होता है। तो क्या क्या आपके आगे डिफिकल्टीज आई अपना करियर स्टार्ट करने में? एक सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी थी वो ये थी कि जब मैंने सबसे पहले अपना रेडियो पे करियर शुरू किया था, मुझे पता नहीं था कि रेडियो जॉकी होता क्या है। तब जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक पोस्टर लगा हुआ देखा था, A4 साइज का एक कागज चिपका हुआ था यूनिवर्सिटी में कि रेडियो जॉकीज वांटेड, और ये लिखा हुआ था हैंडसम सैलरी। तो मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलकर एक शर्त लगाई कि दोनों में से जो ये क्रैक कर लेगा सिर्फ इंटरव्यू, तो दूसरे को पार्टी करवाएगा। तो सिर्फ इसलिए फॉर्चुनेटली हम दोनों ने ही क्रैक कर लिया, तो हम दोनों ने फिर वो जॉब ज्वाइन भी कर ली। बट हम दोनों को नहीं पता था कि रेडियो जॉकी होता क्या है। उससे पहले AIR में एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने, ये अनाउंसर कहते हैं वहां पर, तो एज एन अनाउंसर छोटा छोटा काम किया हुआ था। तो वही मैंने कहा कि उस एक्सपीरियंस को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो रेडियो जॉकी वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। तो व्हेन वी गॉट सिलेक्टेड, जो हमारे प्रोग्रामिंग हेड बने, जो हमारे स्टेशन हेड बने, उनमें से किसी को भी रेडियो नहीं आता था। मुझे खुद रेडियो नहीं आता था। जो कंपनी थी वो नई शुरू हुई थी, उसको रेडियो नहीं आता था। क्या नाम था अगर आप बता? वो रिलायंस की ये कंपनी थी, बिग FM, तो उनको भी रेडियो नहीं आता था। में जो ये आपने किया, उनको रेडियो नहीं आता था, मुझे भी रेडियो नहीं आता था। तो हम सबके लिए एक नया तजुर्बा था। तो हमें तब बोला गया कि भाई ऐसा करो, आप एक पायलट रिकॉर्ड करो, एक ऐसा शो जो आपको लगता है कि ये रेडियो पे जा सकता है। तो तब हम शुरू नहीं किया था, तब हमने तो 1-2 महीने थे लॉन्च होने में। और पायलट शो अगर आप बता दो कि क्या होता है? पायलट शो होता है कि जी हाँ पायलट में आपको हम एक तरह से एक बता देते हैं कि हम ऐसे बन के जाएंगे। मतलब रेडियो जॉकी जो है वो ऐसे शो करेगा, उसके बाद गाना चलेगा ऐसे। तो एक पायलट होता है एक तरह का सैंपल, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता। हाँ, नहीं होता, वो सिर्फ इंटरनल स्टूडियो के लिए होता है। तो जब हमने पायलट्स रिकॉर्ड किए तो 2 महीने पहले शो से लॉन्च होने से पहले पायलट्स रोज रिकॉर्ड होके हमारी जो मेन ब्रांच थी दिल्ली, मुंबई, वहां पे जाया करते थे, टेस्ट होते थे। तब आप जम्मू में थे? हाँ, जम्मू में। तो वहां पर जो हमारे बॉसेस थे जम्मू के, उनको ये शो पसंद नहीं आता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनको लगता था कि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। तो और ये मॉर्निंग का तब आई थिंक मैं मॉर्निंग भी करता था और नाइट भी करता था। बट मुझे पर्सनली नाइट शो बहुत पसंद था। तो मैं ज्यादा जान नाइट में लगाता था। तो वो कहती थी यार ये क्या कर रहा है, मतलब
ऐसे थोड़ा ना कोई रेडियो जॉकी बोलता है। तू दिल्ली के आरजेस को सुन, बॉम्बे के आरजेस को सुन, वो कैसे बोलते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं, और तू इतना आहिस्ता मरा मरा बोल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। रेडियो जॉकी होते हैं मतलब बड़े हैपनिंग होते हैं। अच्छा। तो अगर तू आहिस्ता बोलेगा वो रेडियो जॉकी वाली फील खत्म हो जाएगी। तो मुझे वो ये था कि क्या मैं अपने आप को बदलूं, जो मैं नहीं हूं क्या मैं वो बनूं। ये सवाल मेरे जहन में कौन रहा था। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि यार ये मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मतलब गियर चेंज करना पड़ेगा। मैं 5th गियर पे चल रहा हूँ, मुझे 1st गियर पे आना पड़ेगा। फिर तो ये कब पता चला मतलब हाँ, कि आप नाइट शो में आप परफेक्ट हो और हाँ, आप एक तो लव ये कोच बन सकते हो? क्या हुआ कि मैंने यही पायलट जो था, हमारी रेडियो में एक और टीम होती है जो प्रोडक्शन की टीम होती है, जो कि ये स्पॉट्स वगैरह बनाते हैं, जो एड्स बनाते हैं, प्रोमोज बनाते हैं, जो आप सुनते हैं रेडियो में। क्योंकि उनके स्टूडियो में बैठ के मैं रिकॉर्ड किया करता था। तो मैं एक दिन बड़ा ही डिसअपॉइंटेड था, बड़ा ही निराश था। तो वो जो वहाँ पे प्रोडक्शन वाला बंदा बैठा, वो बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब जम्मू का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा था वो। उसने अपनी कुछ जम्मू में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसने तकरीबन कुछ 40 एल्बम्स निकाल चुका था। तो उसने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा यार ऐसे मेरा जो बॉस है वो कह रहा है कि बहुत आहिस्ता बोलता है, धीरे बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा। रेडियो जॉकी बनना है तो तेज करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको निकाल के आपको हम प्रोड्यूसर बना देंगे। तो उसने सुना, तो उसने कहा यार मुझे लगता है कि तू बहुत सही जा रहा है, तो जैसा जा रहा है तू वैसे ही रख, और तू किसी और की मत सुन, बी यू जो आप हो। उस समय मतलब इतना कॉन्फिडेंस मिला मुझे, और मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ गए, और मुझे लगा कि यार ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने कहा कि तू अपनी पेस पे जा रहा है और तू बिल्कुल सही जा रहा है, तू इनकी मत सुन, क्योंकि ये जो बंदे हैं इन्हें रेडियो नहीं पता है। मैं ऑडियो से हूँ, मुझे पता है ऑडियो में क्या फील होती है, तू ये बिल्कुल सही कर रहा है, एंड यू शुड नॉट चेंज दिस। और मैंने उसके बाद चेंज भी नहीं किया, और उसके बाद आपने पलट के नहीं देखा और आप चलते गए और लव कोच। एंड आई स्टिल थैंक दिस गाय, सुरिंदर जी उनका नाम था। सो वो जहाँ पर भी हैं, आई थैंक यू वेरी मच ब्रदर। तो आज आप ही की वजह से मैंने अपना स्टाइल अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। हाँ, थैंक्स टू यू ब्रदर। क्योंकि मतलब सीरियसली, मतलब लड़कियां आपकी फैंस हैं, और ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आए कि आप पूछो सर से कि आरजे बनने के लिए, जैसे आपने भी बोला, इतनी डिफिकल्टीज होती हैं। तो कई मेरे पास यूथ के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक आरजे जो बनते हैं, इंडस्ट्री में जो आते हैं, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जो इतने सारे कोर्सेज आजकल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, क्या हम वो ज्वाइन करें या फिर हम पहले AIR जाएं? कहाँ से शुरुआत करें? बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट यूथ जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आपको रोल मॉडल समझते हैं कि आप जैसा बनना है उनको। तो आप उनको मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे? मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाएगा जितना आपकी अपनी ज़िंदगी आपको दे सकती है। सो आप अपनी लाइफ से सीखिए, ऑब्जर्व करना सीखिए, अपने आगे पीछे से पकड़िए, और आपको जो लगता है कि आप जिस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आप उसी चीज़ में आगे काम कीजिए, उसी चीज़ पर ज़्यादा पकड़ बनाइए। हो सकता है आप एक सुबह वाला शो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बट आपका मन करता है कि मैं शाम वाला करूँ, वैसे मत कीजिए। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं आप वही काम कीजिए। बी यू जैसे आप हैं। That's it. तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आप क्योंकि रेडियो शो हर किस्म के इंसान के लिए बना है। अगर आप बहुत तेज बोल सकते हैं तो आपके लिए एक शो है, अगर आप बहुत अच्छा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है तो भी आपके लिए एक शो है, आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं तो भी आपके लिए एक शो है, आप एक बहुत अच्छे शायर हैं तो भी आपके लिए एक शो है, अगर आप बहुत अच्छे क्रिटिक हैं तो भी आपके लिए एक शो है, अगर आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं तो भी आपके लिए एक शो। तो देयर आर शोज फॉर एवरीबडी, जस्ट दैट आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। So, तो how they approach, like सीधा रेडियो स्टेशन पे आके जाइए ना, तो स्टेशन पे जाइए और उनको बोलिए कि ऐसा है। हाँ, इंटर्नशिप इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप सीधे जाएं और आप आरजे बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जाइए, और क्योंकि आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, दिल्ली में ही देख लिए कितने ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं, तो हर तीसरे चौथे महीने बाद इंटर्न्स चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, राइट। आप जाइए, पहले इंटर्नशिप कीजिए और सीखिए आप पहले,
तो इंटर्नशिप ज़्यादा बेहतर है किसी इंस्टीट्यूट में जाने से, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। Exactly. आप आर्टिस्ट के साथ बैठ के शो कर सकते हैं, आपको उनके साथ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है जो आपको जिंदगी का तजुर्बा देगी। इसके साथ अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है जहाँ पर आरजेज को चुना जा रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी किस्मत एनरोल कराइए वहाँ पे। तो बड़े सारे ये आरजेज हंट होते हैं आजकल, तो वहाँ जाइए। मैं भी गई थी। अच्छा। मैं जीती भी थी। अब तभी आप सामने बैठी आज। बस थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक मुझे जो बताना है अभी यंगस्टर्स को, वो समझते हैं सिर्फ एक रेडियो जॉकी ही होता है जो रेडियो में होता है, और क्या पोजीशंस होती हैं और क्या क्या एक प्रोड्यूसर टर्म होती है, जो मैं चाहूंगी आप बताओ सारे स्टूडेंट्स को कि एक आरजे तो होता ही है जिसको हम सुनते हैं, बट रेडियो में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी पोस्ट हैं, और भी ऐसी जॉब्स हैं जो निकलती हैं, तो वो क्या होती है? लाइक कॉपीराइटर, प्रोड्यूसर, थोड़ा थोड़ा आप अगर उनके बारे में बताओ। तो जैसे ये रेडियो स्टेशन है फीवर 104 FM, यहाँ पर भी समझ लीजिए तकरीबन 100 के करीब लोग हैं। आपको सिर्फ 4 या 5 आरजेस ही सुनाई देते हैं, बट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इस रेडियो स्टेशन की। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का काम वही होता है जो एक फिल्म में एक डायरेक्टर का काम होता है। वो आपका पूरा शो एक अच्छे तरीके से वीव करके देता है आपको। कंटेंट तो ऑब्वियसली आपने खुद बनाना है, बट ही कैन डायरेक्ट यू कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इतनी ड्यूरेशन में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इस हिसाब से बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। देन वी हैव म्यूजिक मैनेजर्स। म्यूजिक मैनेजर्स वो होते हैं जो गानों को उसके मूड के हिसाब से लगाते हैं कि कौन सा गाना शाम को, रात को बजना चाहिए, दिन में बजना चाहिए, सुबह बजना चाहिए, दिन में कितनी बार बजना चाहिए, या कितने दिनों में एक बार या 2 बार बजना चाहिए। तो वो सब म्यूजिक मैनेजर्स बताते हैं। फिर कॉपीराइटर्स होते हैं। जैसे हर आजकल तो बड़ी सारी एजेंसीज खुल गई हैं। वैसे रेडियो में प्रोमोस लिखने के लिए या फिर एड्स लिखने के लिए अलग से कॉपीराइटर्स की टीम होती है। देन सेल्स, ये जो एड्स हमारी होती हैं, उन एड्स को बेचने के लिए हमारी जो सैलरी आती है वो सेल्स वाले बेचारे लेके आते हैं। सो मार्केटिंग टीम है जो हम लोगों को मार्केट करती है, हम लोगों के पोस्टर्स वगैरह या जो भी डिजिटली जितना भी सपोर्ट है वो मार्केटिंग वाले करते हैं। सो फाइनेंस है, HR है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो शायद आपको लगता नहीं है जानते हो, नहीं पता होगा। और इन सब के हेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोग्रामिंग हेड। यस, तो वो आप एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग हेड हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे शरद सर हैं, और he is such a gem of a person. I agree. मुझे जब से उनका साथ मिला है, seriously, I have changed as a person. He has really touched my life in such a way कि मुझे अपने शो पे तरक्की करने का बहुत अच्छा मौका मिला, और he just lets you be as who you are. तो वो कहते हैं भाई आप दिल से जो कर रहे हो ना वो करो। और वो एक अपना शो भी करते हैं, सोल यात्रा, एंड ही इज आल्सो अ रेडियो जॉकी। एग्जैक्टली, मतलब वो प्रोग्रामिंग हेड है, वो चाहे तो शो नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं, बट वो कर रहे हैं शो और बहुत अच्छा रहता है। और मैंने देखा फीवर 104 FM जो दिल्ली वाला, जिसको जहाँ मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ फीवर 104 FM को काफी इनिशिएट करते हैं, काफी कैंपेन्स निकालते रहते हैं। लाइक एक जॉन इब्राहिम के साथ था चेंज ऑफ वॉइस का। देन आपने अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आप सब एक जगह गए थे, और हम बैंक्स में गए थे, और हम क्या किया था तब? ATM की लाइंस में जितने लोग हैं बेचारे डिप्रेस्ड हैं, हमने उनको एंटरटेन मोटिवेट किया था कि आप खड़े रहो। हाँ, तो हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई पैसे तो निकलेंगे ही, बट आपको हताश नहीं होना है। बेशक 2000 ही निकल रहे हैं, बट टेंशन नहीं लेनी है, एक टाइम आएगा जब 10,000 भी हो जाएंगे, आप देखिए। तो वो टाइम आ चुका है। सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में रेडियो के जरिए अगर कुछ चेंज लाया जा सकता है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दिस अप, बिकॉज रेडियो एक बहुत पावरफुल मीडियम है एंड वेरी अंडर एस्टिमेटेड मीडियम है। लोगों को समझ नहीं आता है, बट रेडियो एक बहुत पावरफुल मीडियम है। Millions of people listen to our radio daily. तो अगर हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, उन तक कुछ अच्छा पहुंच रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि किसी की जिंदगी को अगर हम टच कर पाते हैं। It's amazing.
प्लीज। और आप तो वैसे ही टच करते रहते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो इसमें एक आपके आगे कोई ऐसा डिफिकल्टीज, जैसे मैंने पूछा था, आपका शो बहुत ही सेंसिटिव है, लोगों की पर्सनल लाइफ आप शेयर करते हो, मतलब आप उनकी बातें सुनते हो, प्रॉब्लम सुनते हो, तो ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में क्रेजी फैन मोमेंट आया है कि मतलब लड़की पागल ही हो गई थी? Many, but it keeps on happening और I really feel very happy, very good. जैसे आप इतने कॉम्प्लीमेंट्स कर रही हैं अभी तो जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट करता है मुझे बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी मिलती है, बट जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं देन इट फील्स कि हाँ सही हो रहा है। तो नहीं, क्रेजी फैन मोमेंट कौन सा रहा था कि लड़की पागल ही हो गई, आज तो मैंने जाना ही नहीं घर, एंड नाल लेके जाना है? वो वाला मोमेंट कोई आया? अभी तक नहीं आया। आते रहते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली एक देयर वाज अ लेडी और वो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर था नहीं, तो वो अपना पूरा 1-2 अटैची उठाकर यहाँ पर आ गई थी और गुड इट वाज अ संडे, तो अच्छा ये रहा। हाँ जी, 104 FM पे, ओके। तो मैं उन्हें मिला नहीं एंड शी वाज रियली डिसअपॉइंटेड और पर मैंने क्योंकि हमारे जो गार्ड हैं, हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं, ही इज़ वेरी सेंसिटिव गाय और उन्होंने उसी समय मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हैं एंड शी इज़ क्राइंग और आप प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए। तो आई टॉक टू हर, उन्हें उसे समझाया। शी सेड कि अब मुझे आप ही से शादी करनी है। तो ऐसे कि देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि वो मैं बताऊंगी। ओके गर्ल्स, दिल थाम लो, ब्रेकिंग न्यूज, शादीशुदा है आदमी। सो ही इज मैरिड पर्सन और बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है इनकी, जो मैंने नेट पे ही देखा है अभी, शिखा। तो इज इट लव मैरिज? यस, ऑफ कोर्स यार, मैं भी क्या लव गुरु की लव मैरिज ही होगी। तो कहाँ मिली वो आपको, थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहते हो? हमारे इट वाज अ मीटिंग थ्रू अ कॉमन फ्रेंड और जो हमारे रेडियो में ही काम करते थे और वो उनको जानती थी, थ्रू उन्हीं के थ्रू हमारी शी इज इनटू रेडियो ओनली? नो, शी इज कंप्लीटली शी कंप्लीटली शेयर्स अ डिफरेंट फील्ड। वो KPMG में काम करती हैं, वो लोगों के ऑडिट्स करती हैं। वो मैंने मेरा बड़ा डिफरेंट तरीका है काम करने का, उनका बहुत मतलब वो फॉरेंसिक्स में है और मैं लोगों के यहाँ लॉयल्टी टेस्ट करता हूँ। तो देखिए तो चीज़ें बहुत डिफरेंट है, बट हाँ वी शेयर मेनी कॉमन इंटरेस्ट। जैसे कि वो बहुत क्रिएटिव हैं, शी इज़ ऑल्सो फोटोग्राफर, वो थिएटर में भी हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ द कोर्स वो करती हैं, तो दैट्स व्हाई आई लाइक हर। तो अच्छी बात ये है कि हमारी ट्यूनिंग टचवुड बहुत अच्छी है और लड़ाई बहुत कम होती है। अच्छी बात है। 2013 में आपकी शादी हुई थी, रिसर्च तो और उनको कभी कभी लगता है कि यार इनकी तो इतनी कहीं कोई उठा के ना ले जाए, कोई नहीं, इनसिक्योरिटी तो नहीं है। पहले आपका लॉयल्टी टेस्ट तो नहीं कराया कभी उन्होंने? पहले उसे थी, but अभी with time it has changed and it has become a kind of a feeling of pride कि हाँ मेरा हस्बैंड ऐसा है जिसे बहुत लोग चाहते हैं। So पहले वो insecurity थी, but now it has been converted into a feeling of pride। Don't try। तो अच्छा, मैंने आपसे पूछा प्रोज एंड कॉन्स, अगर जल्दी से आप बता दो कि क्या होते हैं एक आरजे होने के। तो आई थिंक आप यही बता रहे हो कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में। There are moments when you actually feel कि यार you're on the top of the world। ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको पूरी दुनिया सुन रही है। लाइक अभी हम रेडियो पे ऑन एयर जाने वाले हैं, सो आपके जहन में ये रहता है कि आज मैं क्या ऐसा बोलूँगा कि पूरी दुनिया को मैं बदल के रख दूँ, या एटलीस्ट उनकी जिंदगी में कुछ एक पॉजिटिव बदलाव ला पाऊं। सो जब भी मुझे ऐसा कोई फ़ोन आता है यहाँ पर कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो सुन के, आपकी शायरी सुन के, आपके कॉल्स सुन के, द वे यू हैंडल पीपल्स लव प्रॉब्लम्स वो सुन के, तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी और आपने हल कर दी, मैंने कॉल भी नहीं किया और मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो आई रियली फील वेरी वेरी गुड एंड बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई रीच होम आई एम अ डिफरेंट पर्सन because of the feedback that I get from listeners. Exactly. So it's amazing. So the pros are that you feel loved, and one of the cons is that हमें रेडियो शो से पहले एक चीज है जो हमेशा अपने साथ रखनी पड़ती है, वो है खुशी।
एंड समटाइम्स इट हाँ। हैपेंस कि आप Depressed आपका भी मूड feel कर रहे हो, हाँ आप आपका sad मूड हो, इतना अच्छा so नहीं you है. have to be like, So you always have to be happy because there are so many people who are listening to you. अगर आप उदास हैं तो आप उनको भी उदास कर देंगे. So you have to maintain this thing. और कई बार शो पे जाने से पहले आपका मूड नहीं होता शो करने का. हाँ, फिर भी आप कर रहे हैं कर रहे बिकॉज ये एक चीज है जो आपको करनी है. जॉब है आपकी, आपको So करनी है. then like the entire city is like you know they have tuned in और वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी ताक में बैठे हैं कि आप आएंगे, उन्हें कुछ सुनाएंगे, कुछ अच्छा सुनाएंगे. एंड आपका यहाँ पे मूड ऑफ है. हेलो, मैं हूँ ये राहुल माकिन और then ऐसे नहीं हो सकता. कई बार ऐसा होता है कि then you have to mask yourself. हाँ, Sometimes बहुत कम. तो बहुत कम. ये एक है, एक सेटबैक है. अच्छा. और जो आरजे बनना चाहते हैं उनके लिए आपने बोला कि आके सीधा इंटर्नशिप करो. थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो टर्म्स होती है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जैसे हम बोलते हैं लिंक, तो लिंक होता है जैसे इट्स अ वेरी लिटरल मीनिंग. लिंक मतलब जो दो चीजों को जोड़ता है. तो एक गाना आया, दूसरा गाना आया, तो उन दो गानों को जो जोड़ेगा उसे लिंक कहते हैं, है ना. जैसे आप गाड़ी में जाते हुए MP3 पे गाने सुन रहे हैं तो एक गाने के बाद दूसरा गाना आ गया, मजा नहीं आता है ना. सो उन दो गानों को जो जोड़ता है एक कलात्मक तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से, तो वो एक आरजे है. बस यही काम है जो एक आरजे करता है. इसी को लिंक कहते हैं. इसी को लिंक कहते हैं. जो आप आरजेएस को सुनते हो उसको हम बोलते हैं लिंक. और प्रोमो जैसे कहते हैं ये आने वाला है. प्रोमो जैसे कि आप किसी फिल्म का आप ट्रेलर देखते हैं, वैसे ही किसी शो का ट्रेलर होता है, उसे हम प्रोमो कहते हैं. और एक और टर्म थी जो कहते हैं कि वो छोटा सा क्या वो चंक कर दिया, रिकॉर्ड क्या कर दिया, अब तो मैं भूल गई. ये बहुत सारी टर्म्स हैं. आप तो ऐसा कीजिए, आप किसी दिन आराम से आइए हमारे रेडियो स्टेशन फीवर 104 FM, कॉफी शॉफी पीजिए, तो आराम से बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे और आपको मैं ये सारा समझाऊंगा कैसे करते हैं. ठीक है. अरे वाह, क्या बात है. फायदा. सो अच्छा, आपका कोई ऐसा फैन जो जिससे आप मिले हो और आपको उसका इंटरव्यू करके मतलब यू फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड के आप उनसे मिलना चाहते थे, कोई आपके रोल मॉडल थे या आपको पसंद थे कोई एक्टर एक्ट्रेस और आप उनसे मिले और आपके लिए बहुत खुशी का था और यू फील लाइक. एक है जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, बट मैं मिलना चाहता हूँ. एंड बचपन से मैं उन्हें सुनता आ रहा हूँ, एमिनेम. और ऑल्दो मेरा वैसा कुछ है नहीं, मेरा वैसा फील नहीं है, बट मुझे उनके रैप बहुत अच्छा लगता है और I would really love to meet him once. और मैं चाहता हूँ the way he writes, the way he speaks, he's such an intelligent man. और नॉट कि वो जिस तरह के लिरिक्स लिखते हैं वो एक अलग चीज है, उनका प्रोफेशन है, बट वो अच्छा भी लिखते हैं. एंड वन रियली गुड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम वाज कि वो हमेशा अपने पास एक डायरी रखते हैं और जब भी कुछ जहन में आता है वो बस लिख लेते हैं. एंड उनकी मैंने डायरी उनके एक इंटरव्यू में देखी हुई है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, बट थिंग इज which I learned from his is like अभी भी जैसे सेल फोन का जमाना है, स्मार्टफोन्स का जमाना है, वो अभी भी अपने पास डायरी रखता है. अच्छा, और मैं यहाँ पे भी डायरी देख रही हूँ. तो ऑब्जर्व किया मैंने, तो ये शायरी है. अच्छा, एक शायरी आप छोटी सी सुनाइए, तब तक मैं अपने जो हमारे फैंस थे, आपके जो फैंस थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, मैं वो निकालती हूँ. तो कुछ शायरी. एक ये गजल के कुछ अशार हैं कि एक एक्सक्लूसिव ऑन स्टूडियो पीएस. हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, सो प्लीज पे ध्यान मत दीजिएगा. एक मासूम से बच्चे की शरारत की तरह, एक मासूम से बच्चे की शरारत की तरह मुझे तू याद है, एक बुरी आदत की तरह. और वो जो आती है और फिर कभी नहीं जाती, वो जो फिर आती है और फिर कभी नहीं जाती, तुम लिपट जाओ ना मुझसे एक ऐसी मुसीबत की तरह. और तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, पर मैंने तुम्हें चाहा है पहली मोहब्बत की तरह. ये आपने कब लिखी? अगर
ये बस जी आता रहता है, जब भी आता है तो लिखता रहता है। लाइक एज यू सेड योर रोल मॉडल, तो आप लिख लेते हो? लिखता रहता हूँ, मतलब गाड़ी में या वैसे शो के दौरान या उसके बाद? आई ऑलवेज कीप अ डायरी विद मी, तो कभी चलते फिरते कभी भी कुछ आता है तो मैं लिख लेता हूँ। वेरी गुड। मतलब जो आप शायरी सुनते हो वो यहाँ से दिल से निकलती है, तो कहते हैं कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। सो नॉलेज तो ठीक है, बट दर्द का होना बहुत जरूरी है, सो उसके बिना शायरी नहीं। मैंने कहीं और भी सुना था, मुझे दर्द चाहिए शायरी लिखने के लिए, तो ले लो भाई, दर्द ले लो तुम। दर्द का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो अभी अभी मुझे लाइव भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने पोस्ट डाली थी स्टूडियो पीएस पेज पे, कि अगर आपको कुछ राहुल सर से क्वेश्चंस पूछने हैं तो सो क्वेश्चंस ले लें सर आपके फैंस के। सो भावना राजपूत जो कहती हैं, आई ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड, कैन आई बिकम अ रेडियो जॉकी लाइक यू? It's my dream, and also I'm doing journalism. I'm a journalism student. I learn from them, and I want to work with you in Fever Studio. देखिए, you cannot become like me, भावना, because आप एक लेडी हैं और मैं एक मर्द हूँ। So मेरे जैसा बनना तो मतलब वैसे भी इम्पॉसिबल है। अगर कोई मर्द भी होता तो भी मेरे जैसा बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ। बट क्योंकि भगवान ने आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, आपके माता पिता ने आपको बिल्कुल डिफरेंट नाम दिया है, भावना राजपूत, तो आप अपने जैसे बनिए। So that will create a difference. So Bhavna, you actually become like yourself. That will be much better. And as she's saying कि वो फीवर हाँ बिल्कुल जी, अगर पोस्ट कर दो अपना किस्मत हुई तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे बैठी हो। अरे क्या बात है, बढ़िया। पायल मित्तल पूछ रहे हैं, हे राहुल, इफ यू डोंट बी अ आरजे देन व्हाट यू वुड बी? और योर वॉइस इज ऑसम। आपकी आवाज में एक नशा है जो हर किसी को मदहोश कर देता है। थैंक यू मैडम। अगर मैं आरजे नहीं होता सो डेफिनेटली मैं एक टीचर होता, प्रीचर होता। मुझे बचपन से ही पढ़ाने का बहुत शौक था, और शायद पीएचडी भी मैं इसीलिए कर रहा था, बीच में छूट गई, नहीं तो आज मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता। और गर्ल्स कॉलेज के स्पेशली वो तो पता नहीं। ओके, दिव्या पहुजा पूछ रही हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू समथिंग एंड माय क्वेश्चन फॉर यू इज दैट हाउ इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस एंड डिफिकल्ट वाज द जर्नी यू हैव कवर्ड एज एन आरजे टिल नाउ, एंड हाउ इट फील्स टू बी द बेस्ट आरजे, बेस्ट लव गुरु ही इज। देखिए, बेस्ट बनना बहुत आसान है, बेस्ट बन के रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। अपने उस स्टेज को जहां तक आप पहुंच चुके हैं उसे मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस गाय जिसने कहा था, बट आई स्टिल रिमेम्बर दोस लाइंस की अगर आपको किसी इंसान का सच्चा कैरेक्टर चेक करना है तो यू गिव हिम पावर, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए कोई भी इंसान सरवाइव कर सकता है, बट वंस somebody is given power, once somebody becomes something, उसके बाद अगर वो खुद को वैसे ही कैरेक्टर पे रखता है तो वो बंदा महान है, वो बंदा ग्रेट है। तो बस हाँ, तो सच्चे जो कैरेक्टर की जो टेस्ट है वो तभी होता है जब उसमें पावर आ जाती है और उसको सब मिल जाता है जो वो चाहता था, एंड उसे मेंटेन करके रखना, फिर उसी ग्राउंड पे रहना जिस ग्राउंड में आप पहले थे, वो चीज बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग उड़ जाते हैं। तो जैसे दिव्या पूछ रहे हैं कि इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस जो आपकी बातों से लग रहा है बहुत था, और डिफिकल्ट भी है इस चीज को मेंटेन करके रखना। अच्छा, एक दिनेश शुक्ला जी हैं, वो पूछ रहे हैं, लव कोच, मेरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं जब भी किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ या तो वो कमिटेड होती है या उसका ब्रेकअप हुआ होता है, तो व्हाट टू डू? आपने क्वेश्चन में ही आंसर अपने आप दे दिया है। तो लड़की आप ऐसी ढूंढिए जो कि कमिटेड नहीं है और इसका ब्रेकअप नहीं हुआ है। किसी वो लड़की जो ऑलरेडी कमिटेड है तो क्यों बेचारे किसी और के घर तोड़ना किसी और के पेट पे औलाद मार रहे हैं ना। सो आप उसी को तलाश कीजिए जो सिंगल है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी आपकी लोकेलिटी में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में या जहाँ आप काम करते हैं, जो सिंगल होंगी और जो आपका जैसा इंटरेस्ट शेयर करती होंगी, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें भी अच्छी लगती होंगी। सो कभी ना कभी आपकी मुलाकात जरूर होगी, जो आपके लिए बनी है वो आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, अगर लड़की का ब्रेकअप हुआ है तो
Which means she is single, ना? हाँ, ब्रेकअप हुआ है ना, तो उसके बाद उसको उभरने में थोड़ा सा टाइम लगता है. हाँ. सो आप ताजे ब्रेकअप के बाद मत चांस मारिएगा. अगर थोड़ा टाइम हो गया तो फिर आप ट्राई कर. मतलब गरम उस पे हथौड़ी मत मारिएगा. इस केस में सेंसिटिव होता है मामला बड़ा. तो अगर आप उसका दोस्त बन के रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. उस समय उस लड़की को सहारे की जरूरत होती है, तो आप उस समय अगर उसका सहारा बन जाते हैं, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो मान ली जाएगी. बट बिल्कुल ताज़ा मत कीजिएगा. ताज़ा उसे एक साथ, एक सहारे की जरूरत है. सो बी हर फ्रेंड. हाँ, राइट. तो अच्छा, सुमानी सिंह कहती हैं कि आपकी जर्नी अभी तक कैसे रही और इतनी डेडिकेशन कहाँ से मिली आपको टू बिकम अ लव कोच? ये आपकी स्पेशलिटी थी? इश्क के अलावा और कुछ मुझे आता नहीं, इसीलिए. अगर कुछ और आता होता तो शायद मैं कर लेता. अब चक्कर ये है कि मुझे पता है कि और कोई काम में हाथ डालूंगा तो मैं उसमें नाकाम हो जाऊंगा. सो ये काम मुझे पता है कि ये जो चैनल है, ये मैंने सही पकड़ा, ये डायरेक्शन सही पकड़ी है और इसमें सही चल रहा हूँ. अगर इससे भटका तो कुछ पता नहीं क्या हो सकता है. सो इसीलिए मैं यहीं पे रहता हूँ. अच्छा, और किसी ने ये पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है? वो मैं बता चुकी हूँ. गर्लफ्रेंड थी, अब वो बीवी बन गई है. अच्छा, एक मानसी वर्मा कह रही हैं कि उनको आपके ऑटोग्राफ चाहिए, तो एक आप ऑटोग्राफ स्पेशली मानसी के लिए कर देना. एंड वो कह रही है मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा. तो जब भी आप मानसी, आप दुबई में हैं जैसा कि आपकी प्रोफाइल बता रही है, तो जब आप दिल्ली आएंगे आप ये पेपर मुझसे ले सकती हैं जिसपे अभी मानसी वर्मा. हाँ जी. और बहुत सारे आपके लिए सर कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए. और यस, अगेन देयर इज मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. और एक रिदम सूरी ने कहा है, टेल हिम दैट हिज वॉइस इज मार्वेलस एंड गॉडी. थैंक यू मैडम. मतलब थैंक यू रिदम. लड़के भी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. थैंक यू. गुड. सो हियर इज फॉर यू मानसी. आपके लिए ऑटोग्राफ साइन अप हो रहा है. और दैट्स इट. तब तक मैं आपको बता दूं, स्टूडियो पीएस आपके लिए और भी ऐसे शोज लाता रहेगा जहां पे आपके जो रोल मॉडल्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी है मेरा contactstudiopes@gmail.com, या फिर मेरे पेज पे जाके आप मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए आपको नेक्स्ट सेलिब्रिटी कौन चाहिए. बट थैंक यू सो मच मानसी. वाओ, क्या बात है. तो थैंक यू प्रियंका. लव कोच राहुल माकिन, कैसे आपका शुक्रिया अदा करें मुझे ये नहीं समझ आ रहा. आपने इतना ज्ञान दिया है. इस इंटरव्यू को अच्छे से पैकेज करके बिना किसी एडिटिंग के चला दीजिएगा. और विदाउट एडिटिंग. और अच्छा, जाते जाते एक कुछ मोटिवेशन लाइंस या कुछ टिप्स या कुछ जो आप बोलना चाहते हैं यंगस्टर्स के लिए जो आने वाले भावी आरजेस हैं या आपके जस्ट फैंस हैं उनके लिए, एक लाइफ का ज्ञान. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे ये सबक याद नहीं हो सकता. सो अगर इश्क यहाँ पे एक सिंबल है. इश्क किसी भी चीज से कीजिए, अपनी पढ़ाई से कीजिए, अपने करियर से कीजिए, रेडियो से करना है रेडियो से कीजिए, अपनी माशूका से करना है, अपने आशिक से करना है उससे कीजिए. बट इश्क में बर्बाद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सबक याद नहीं होगा. आधे मन से किया तो फिर क्या किया. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर, राहुल माकिन सर, लव कोच. तो देखते रहिए स्टूडियो पीएस, आगे और भी आपके लिए बहुत सारे एपिसोड्स में लाने वाली हूँ. और शेयर करो जल्दी एक बार. सर आप भी बोल दो स्टूडियो पीएस चैनल को. स्टूडियो पीएस ये जो चैनल है, जल्दी से यहाँ पे नीचे जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज. सी यू लेटर. बाय बाय.